नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय कम मेराड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जो दिल्ली गवर्नमेंट में टीजीटी की यहाँ पे वैकेंसी आई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसी जो आई है उनका जो नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे कि क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आप सबको पता है कि बीएड से रहते हैं, तो इसमें जैसे एक्सपीरियंस भी चाहिए, सीटेट चाहिए, और इसमें आपको रिजर्वेशन किस अनुसार मिलेगा, क्या आपको यहाँ पे जो पेपर आता है उसके दोनों पार्ट क्वालिफाई करने रहेंगे, इस प्रकार से आपको वैकेंसी और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और अगर वैकेंसी खाली जाती है तो आपको क्या इसमें मिनिमम क्राइटेरिया रखेगा पास मार्किंग का, और आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा। इन सभी चीज़ों तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई एडिशनल चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा, जो मैं आपको प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैं ये चीज़ें बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। ये पीडीएफ है आप जो नोटिफिकेशन की, ये आप किसी भी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं बिना किसी ज़्यादा समस्या के, तो वो मेरे इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप जो DSSB है उसकी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने दिया है कि ये जो QR कोड है ये स्कैन कर भी आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये अगर आप टीचर बन रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्यों इन चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये मैं जो मेरे पे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 2021 की जो टीजीटी एग्जाम आई हुई थी उसमें मैं यहाँ पे प्रिपेयरिंग हुआ था, और जो पर्सनल एक्सपीरियंस उसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पे बताऊँ इस प्रकार से आपको इसकी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे आपको फाइनल सिलेक्शन आसानी से यहाँ पे हो जाए। देखिए, यहाँ पे इसके जो आवेदन है वो 9 तारीख से फिलअप होंगे, और 7 नवंबर इन्होंने लास्ट डेट रखी है, जो आज से मतलब 4-5 दिन बाद में स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से बात करेंगे तो, और यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पे मेल और फीमेल की दोनों की वैकेंसी अलग अलग रखी हुई है, सबके पोस्ट कोड भी यहाँ पे अलग है। यानी फीमेल आपके मेल में नहीं आ सकते, मेल आपके फीमेल में नहीं जा सकते। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे अपने राजस्थान गवर्नमेंट है या अदर स्टेट गवर्नमेंट है, उनमें क्या है, मेल और फीमेल कंबाइंड रहते हैं। ठीक है, तो फीमेल जो है वो अगर नंबर ज्यादा लेके आती है मेल से ज्यादा, तो वो मेल की में एडजस्ट हो जाती है, ऐसा रहता है। और उनका खुद का रिजर्वेशन अलग से रहता है। लेकिन यहाँ पे फीमेल और मेल को बिल्कुल सेपरेट कर दिए। इसमें आप मेल है तो मेल में अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल है तो आप फीमेल में अप्लाई कर पाएंगे। सबसे ज्यादा पोस्टें आपके पास में इंग्लिश में है, और उसके बाद में आता है गणित का नंबर। आपको पोस्टें देखकर आपको ऐसा लग रहा हो कि आसानी से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों लगना भी चाहिए। मेरे को भी ऐसा ही लगा था, यहाँ पे देखा तो अच्छा है। बैकलॉग भी रहता है, जिनमें वैकेंसी खाली जाती है, उसका भी एक रीजन है, उसमें मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो उसके बाद में यहाँ पे दी हुई है नेचुरल साइंस में। अब देख लीजिए, साइंस मैथ की बात करें, साइंस मैथ ही जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं मान लीजिए, उनकी सबसे ज्यादा यहाँ पे खाली पोस्टें हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पे जो वैकेंसी है बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे स्पेशल टीचर जो एजुकेशन टीचर होता है उसकी, ड्राइंग टीचर, सबकी मिलाकर यहाँ पे 5346 वैकेंसी है वो यहाँ पे बढ़ रही है। ये वैकेंसी कम ज्यादा भी हो सकती है। तो ये अभी तो जो नोटिफिकेशन आया 5346 पोस्टों की यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है। लास्ट डेट की बात कर दी थी मैंने, और बता भी दिया है आपको। ये जो साइट दी हुई है यहाँ पे, ये यहाँ से भी आप ये डालोगे आप ये URL में, ठीक है, तो आप ये यहाँ से डालकर आपका ये जो है PDF को डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अलग अलग जिस सीरियल में आपके यहाँ पे पोस्टें दी हुई थी, ठीक है, इस सीरियल में ये आपको क्या दिया हुआ है, इस सीरियल में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी हुई है। लगभग सभी पोस्टों की मैंने देखा है कि क्वालिफिकेशन सेम रहती है। टीजीटी की है, कुछ की अलग है, तो वो भी मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी, तो वो बता दूंगा आपको। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों, तो आपका जो पोस्ट कोड है, आप जैसे NOC के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन नंबर सबका सेम है, लेकिन पोस्ट कोड ही अलग अलग दी हुई है। तो आप जो भी संबंधित पोस्ट पर अप्लाई करेंगे वो पोस्ट का आप उल्लेख करते हुए NOC के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वो जरूरी है, क्योंकि आपको टेक्निकल रिजल्ट से काफी सारे बेनिफिट होते हैं। वो बेनिफिटों के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करें जो टीजीटी में जो मेल कैंडिडेट है मैथमेटिक्स की,
उनके बारे में, उनकी वैकेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। 744 वैकेंसी तो इस प्रकार है। इसके अलावा यहाँ पे जो PWD कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पे वैकेंसियां इन्होंने दे रखी है। अब यहाँ पे आपके पास में जो बैचलर होता है BSc होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा अगर आपके पास में जो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके पास में आप कम से कम BSc में 3 साल होते हैं जैसे, तो ये इनका कहना ये है कि कम से कम 2 साल तक तो आपके पास में वो सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पर। इसके अलावा अगर मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। और इसके बीच में जैसे अभी 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है, जैसे BA BEd होता है, BSc BEd होता है, तो वो आपके पास में संबंधित डिग्री है उस जो संबंधित सब्जेक्ट है उसमें आपके पास में होना चाहिए वो। और अगर कोई जो ये प्रोग्राम है उसमें 3 साल तक कम से कम ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कंसर्न सब्जेक्ट है, मतलब जो संबंधित सब्जेक्ट है उसमें आपके पास में 3 साल तक कम से कम होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे मैथ की बात करें तो मैथ आपके पास में जो इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम कोर्स जो होता है उसमें कम से कम 3 साल होना चाहिए। जो अपने BSc की बात करेंगे तो उसमें आपके पास में कम से कम 2 साल एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने BEd किया हुआ है आपके पास में, ठीक है, तब तो आपको BSc प्लस BEd की जरूरत होती है। अगर आपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रखा तो आपको अलग से कोई BEd की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, अगर आपने 4 साल में प्रोग्राम कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे, मुख्य जो बात है यहाँ पे CTET की बात आ जाती है, तो आपके पास में CTET होना चाहिए। अगर आपके पास में CTET नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब CTET आपके पास में लेवल 2 का यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि लेवल जो फर्स्ट आता है वो प्राइमरी टीचर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे TGT जो सब मोस्टली जो बोलते हैं इसको सेकंड ग्रेड का टीचर बोलते हैं। और इसकी जो ग्रेड पे होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 4600 ग्रेड पे होती है। ठीक है, उसकी 4600 ग्रेड पे होती है, जो दी हुई होगी देखो यहाँ आगे आएगी, वो ग्रेड पे आगे आएगी तो अपन उस पर बात करेंगे कितना बेसिक रहेगा आपका। ठीक है, और मिनिमम सैलरी की बात कर लेंगे अपन। तो ये है 46 ग्रेड जो रहता है। यहाँ पे लेवल 2 में आपके पास CTET होनी चाहिए, जरूरी है। और ये इन्होंने नोट डाल के लिखा हुआ है, कैंडिडेट अप्लाई फॉर TGT मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, और क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द DSSP कंपटेंट अथॉरिटी होती है, उसमें कोई लिखित में कोई रीजन मिलता है तो वो उनके हिसाब से क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे दोस्तों है नहीं, जरूरत है नहीं एक्सपीरियंस की। जैसे मैंने बताया आपको पे स्केल की यहाँ पे 4600 ग्रेड पे की है, और जो मिनिमम आपका बेसिक है वो 44,900 से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। जैसे अभी DA मान लीजिए गवर्नमेंट ने 58% कर दिया, DA कितना कर दिया है गवर्नमेंट ने, DA जैसे 58% यहाँ पे कर दिया है, तो DA जोड़ लीजिए इसमें, इसका 25,000 में आपने DA ऐड कर लिया इसका। ठीक है, और इसके अलावा HRA जो होता है 25 इसमें अपना ऐड करेंगे, 25 से देके 45, 25, 70 हो गए। और मतलब एवरेज मान के चलेंगे तो आपके लिए 90 है, इतना आपकी ये मान लीजिए 90 के आसपास आपकी अप्रोक्सीमेट जो सैलरी है वो 90 के आसपास यहाँ पर रहेगी। ठीक है, फिर दिल्ली में है तो दिल्ली में उस हिसाब से आपको HRA मिलेगा, तो 90 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे। एज ग्रुप दोस्तों यहाँ पे 30 साल इन्होंने मांगा है। और इसके अलावा इन्होंने जो गवर्नमेंट सर्वेंट है आपको जो 5 ईयर है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो ऑर्डर जारी किए हुए हैं, तो 5 साल का उनको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन का नीचे आएगी तो वहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। और इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय होते हैं जो सेम डिपार्टमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले पढ़ा रहे हैं वो सेम सब्जेक्ट में होने चाहिए, सेम डिपार्टमेंट एंड सेम सब्जेक्ट की इन्होंने बात करी। अगर आप मैथमेटिक्स से भर रहे थे, मैथमेटिक्स में आप मिनिमम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, और जो आपको एटलीस्ट 1 साल में 120 आपके वर्किंग डे यहाँ पे होना जरूरी है। तो आपको इन्होंने दे रखा है ये लेटर नंबर जो इसी के साथ में अटैच है, इसके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, सेम है। इसमें अपन देखो ज्यादा लेंथ करने से कोई फायदा है नहीं, तो इनमें अपन कुछ चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि इनमें जो एडिशनल अलग से कोई दी हुई होगी इंफॉर्मेशन तो उस पर चर्चा करेंगे। ये इंग्लिश के हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है, ये सोशल साइंस के यहाँ पे आ चुके हैं।
सोशल साइंस में वही छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों जिनके पास में हिस्ट्री रही हो, पॉलिटिकल साइंस रही हो, ज्योग्राफी रही हो, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडी और स्टैटिक्स जो रही है वो सोशल साइंस के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, और सीटेट तो आपको जरूरी है। नेचुरल साइंस में के लिए भी इन्होंने सब्जेक्टों को ग्रुप दिया हुआ है, जैसे आपके पास फिजिक्स रही हो, केमिस्ट्री रही हो, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स रही है, बायोटेक्नोलॉजी रही है, बायोकेमिस्ट्री रही है, बायोमेडिकल साइंस रही है, मोलिकुलर सेल बायोलॉजी रही है, माइक्रो बायोलॉजी रही है, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी रही है। तो आप नेचुरल साइंस के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यानी इन जो सब्जेक्ट दिए उन सब्जेक्टों में, एटलीस्ट इन सब्जेक्टों में आपके पास बीएड वगैरह जो ये चीजें दी हुई है, बीएड एमएड जो भी है, ठीक है, बीएससी में ये सब्जेक्ट आपके पास में होने जरूरी है। और इसके बाद में ये नेचुरल साइंस की अपन चर्चा कर ली है पहले, और हिंदी में तो हिंदी की होनी जरूरी है आपके पास में, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट इन्होंने माना है ओनली हिंदी। और संस्कृत में भी इन्होंने एक सब्जेक्ट माना, संस्कृत में आपके पास में होना जरूरी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दी हुई है। और उर्दू में उर्दू की होना जरूरी है। इसके बाद में पंजाबी में आपके पास में पंजाबी का ज्ञान होना जरूरी, इसमें कोई आपने सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन दिया हुआ है नहीं, सीटेट सब में अलाउ है दोस्तों, मतलब सीटेट आपको सब में करना जरूरी है। इसके बाद जैसे ड्राइंग टीचर की बात करेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग जो टीचर है उसके लिए सीटेट अलाउ नहीं है, मतलब जो सीटेट है वो क्या है, ड्राइंग जो टीचर आता है उसके लिए सीटेट क्या है इसमें नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी आप बिना सीटेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा है ना 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंटिंग में, या स्कल्पचर या ग्राफिक्स आर्ट में एक जो कोई यूनिवर्सिटी के द्वारा 5 साल का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए आपके पास में, मास्टर डिग्री होनी चाहिए या बैचलर डिग्री ड्राइंग में, पेंटिंग में, फाइन आर्ट में, प्लस उसके साथ में 2 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा पेंटिंग में, फाइन आर्ट में आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ लिखा है क्वालिफिकेशन candidate not having an essential qualification as exactly mentioned in the document to concern post need not apply। अगर इनका जो कैंडिडेट है उनके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो स्पष्ट रूप से इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, जो ये दिया हुआ है क्वालिफिकेशन है, तो वो आपके ड्राइंग टीचर के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और ड्राइंग टीचर के लिए मैं एक बार पीछे बताता हूँ, आपको सीटेट जरूरी यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद में जैसे स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात करें दोस्तों, तो स्पेशल एजुकेशन टीचर में तो आपके पास में सीटेट जरूरी है, और आपके पास में ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, तो बीएड के साथ में आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास में जो प्रोफेशनल डिप्लोमा है उसमें आपके पास में होना जरूरी है स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी। तो इसमें एक जो पोस्ट है कौन सी, जो ड्राइंग टीचर की, वो सीटेट से रिलैक्सेशन उसको दिया हुआ है, वो सीटेट में उसके लिए सीटेट क्या जरूरी नहीं है। बाकी जो सभी पोस्टें हैं पंजाबी उर्दू कोई सी भी हो सबके लिए आपके पास में सीटेट जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ पे जो एग्जाम जैसे नोटिफिकेशन में आता है एग्जाम इसके बारे में, तो उसमें अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपके पास में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग है, सीटेट से रिगार्डिंग है, ठीक है, इसके अलावा एज से रिगार्डिंग है, जो भी है आपके पास में वो सभी आपके पास में क्राइटेरिया, आपको जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पूरे होने चाहिए, फिर यहाँ पे कोई मौका है नहीं। और ऑनलाइन आपके आवेदन होंगे, आपके 100 रुपये फीस यहाँ पे लगेगी। STS जैसे SC है, ST है, PWD कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है, उनको इस फीस से छूट दी गई है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन पहले से सिविल पोस्ट पे है, नौकरी कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट में, ठीक है, या कोई लोकल बॉडी जो रेगुलर है उनका काम कर रहा है, तो उसको यहाँ पे फीस से कोई छूट दी नहीं रही, क्योंकि उसने पहले बेनिफिट ले लिया है। और जो आपकी फीस कटेगी उस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए, जो आपकी फीस यहाँ पे कटेगी SBI EP के माध्यम से यहाँ पे कटेगी। जैसे कई बार आजकल रेलवे ने BHIM UPI वगैरह चालू कर रखा था, इनका ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे ओनली इन्होंने SBI EP के माध्यम से आप फीस यहाँ पे आपकी पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन जो इसकी स्कीम रहेगी क्या रहेगी, यहाँ पे DSSC विल कंडक्ट 1 ईयर एग्जामिनेशन आपकी रहेगी, एक एग्जाम आपकी यहाँ पे लगेगी, ठीक है, और उसकी जो TGT की एग्जाम आपकी लगेगी
उसमें आपके 2 घंटे की एग्जाम होगी। यहाँ पे 200 पर्सन आएंगे आपके पास में 120 मिनट में। इसमें 2 सेक्शन आपके आएंगे, ठीक है। इसमें एक सेक्शन आपका आएगा ए का, जनरल अवेयरनेस का। उसमें जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, हिंदी इंग्लिश आएगी। ये सब्जेक्ट इसमें 5 टॉपिक आएंगे, एक एक के 20% यहाँ पे आएंगे। इन्होंने लिखा है बीच में 20 मार्क्स का होंगे एक एक, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे तो एक एक 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, और 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स का। यहाँ पे सेक्शन ए रहेगा, क्या रहेगा? सेक्शन ए रहेगा, जो लगभग सबके कॉमन रहेगा। सेक्शन बी है, ये आपके आएगा सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आएगा। इसमें आपके पास मेथोडोलॉजी जो टीचिंग सब्जेक्ट है ना, और जो बीएड चलता है वो आपके पास में आएगा। सब्जेक्ट आएगा आपका, जो सब्जेक्ट जैसे आप मैथ से दे रहे हैं, हिंदी से दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट आएगा। उसके अलावा आपके पास में इसमें टीचिंग जो अपन साइकोलॉजी बोलते हैं, उसके यहाँ पे शिक्षण विधि, हिंदी में जिसको शिक्षण विधि बोलते हैं, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि है, उनके भी यहाँ क्वेश्चन आएंगे, जो लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे रहते हैं। तो इसके 100 क्वेश्चन इसके रहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे क्या है कि सेक्शन ए दे लिया, इसका टाइम सेपरेट अलग रहता है, फिर इसके बाद में इसका टाइम सेपरेट यहाँ पे अलग रहता है। सबसे बड़ी जो चीज है, इसकी परसेंटेज कम जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है, और इसमें पार्ट क्वालिफाई है। इसमें क्वालिफाई है, यहाँ लिखा है कि और जो टेक्निकल जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली जो डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिकल, जैसे सेक्शन बी में। तो आपको जो ये बी सेक्शन है, इसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो ए में भले आप 100 नंबर लेके आए, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर ए में आप क्वालिफाई नहीं हो रहे, बी में आप क्वालिफाई हो रहे, तब भी आपका मेरिट नंबर आ सकता है। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट लिखा है सेक्शन बी, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि भाई उसी सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे, इसलिए आपको सब्जेक्ट को पास करना जरूरी है। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेक्शन ए में। अगर आप, कोई जरूरी नहीं है मिनिमम क्वालिफाई मार्क ए में पार आप करोगे नहीं करो, लेकिन आपकी जो मेरिट बढ़ेगी वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिलाकर यहाँ मेरिट आपकी बढ़ेगी। आपका 1/4 यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। पेपर 2 सब्जेक्ट, दो लैंग्वेज में आपको मिलेगा। जो लैंग्वेज है होते कितनी आएंगे, जैसे हिंदी इंग्लिश है, और जो आपका नॉर्मलाइजेशन है फॉर्मूला, उसका भी नोटेशन लगा रखा है, आप देख सकते हैं वो भी। इसके अलावा आप ये आंसर की जारी करते हैं, इसमें आंसर की जारी करने का भी बड़ा रीजन है। यहाँ पे आपकी स्वयं के आंसर की जारी नहीं होती। यहाँ पे आप जैसे एग्जाम देके आओगे, फिर कुछ समय बाद में आपको आंसर की हो जाएगी, जो आपकी तरीके से ड्राफ्ट आंसर की जारी की जाएगी। पूरे जो आपका पेपर आया वो शिफ्ट का, उस शिफ्ट की एक आंसर की जारी की जाएगी। उसमें आपने क्या आंसर दिया वो आपको पता नहीं लगता। इसमें ओनली जो अगस्त बोर्ड है उसने क्या आंसर माना वही आपको पता लगेगा, और उसी पे आप ऑब्जेक्शन यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें अलावा इन्होंने जो मिनिमम क्वालिफायर मार्क जो फिक्स कर रखे हैं, यहाँ पे 40% कर रखे हैं इन्होंने जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% ओबीसी। और ओबीसी का फायदा देखिए दोस्तों, उनको मिलेगा जो ओबीसी है, दिल्ली के जो निवासी हैं उनको यहाँ पे फायदा मिलेगा। बाहर की जो ओबीसी है अदर स्टेटों के, वो ओबीसी इसमें किस में काउंट हो जाता है, वो जनरल में यहाँ पे काउंट हो जाता है। एसटी एससी जो पीएच है कैंडिडेट, उनको मिलेगा, उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो 30% मिलेगा। उनको कोई से भी स्टेट के वो यहाँ पे उनको आरक्षण का लाभ भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उसको 5% का यहाँ पे और रिलैक्सेशन मिलेगा। रेस्पेक्टिव जिस भी कैटेगरी में है उसमें मिनिमम 30% यहाँ पे रखा है। और इसके अलावा अगर आप मतलब टाइप केस हो जाता है तो टाइप केस की बात अलग है, उसमें देखा जाएगा कि आपके पास में जो सब्जेक्ट है उसमें जो बी सेक्शन उसमें सबसे ज्यादा नंबर किसके आए उसको प्रायोरिटी पहले देंगे। फिर उसके बाद एज देखेंगे, अगर एज भी टाई हो जाती है, नंबर भी टाई हो जाता है, फिर आपका अल्फाबेटिक के हिसाब से वहाँ देखा जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का, अगर वो बिना किसी रिलैक्सेशन के वो जनरल क्वालिफाई करता है तो उसको जनरल में रखा जाएगा। उसको यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी नहीं रखेंगे, लेकिन उसको जनरल में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है उनको एडजस्ट नहीं करेंगे, रिजर्व कैटेगरी में वो जनरल में काउंट होंगे। लेकिन यहाँ पे जो रिजर्व वैकेंसी विल बी फिल अप सेपरेटली
और जो अलग से जो रिजर्व कैटेगरी वैकेंसी, वो रिजर्व कैटेगरी जिनका मतलब उनकी उन्होंने बेनिफिट लिया है कैटेगरी का, और वो कैटेगरी में भले उनके कितने नंबर आ रहे हैं जनरल के बराबर, तो वो कैटेगरी का बेनिफिट लिया तो कैटेगरी में रहेंगे। अगर उन कैटेगरी कोई बेनिफिट नहीं लिया तो अगर जनरल के नंबर आए तो जनरल में यहाँ पे चले जाएंगे। बात करेंगे जो डिसेबल कैंडिडेट होगी, अगर डिसेबल कैंडिडेट होगी नंबर खूब अच्छे आ रहे हैं जनरल के बराबर जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, जनरल के बराबर आए जनरल चले जाएंगे। लेकिन जिस भी पैर से उनके पास में जनरल के पास में वैकेंसी यहाँ पे होनी जरूरी है हैंडीकैप की, तभी उस कैटेगरी में वो जा सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है सबको, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। प्लस इन्होंने भी दे रखा है, अगर वो पीडब्ल्यूडी है यूआर है तो उसको 10 साल का, पीडब्ल्यूएसटी है 15 साल, मतलब 10 साल का एज रिलैक्सेशन इन्होंने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटों के लिए अलग से यहाँ पे रखा है। और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। सबके लिए देखिए काफी बड़ा सारा आता है यहाँ पे। और आपके पास में जो भी आप आवेदन करोगे उसका प्रिंट रखना जरूरी है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें आप अटैच करोगे वो भी रखना जरूरी है। ये आपसे, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपसे ई डोजियर मांगा जाए, तो ई डोजियर में आपको ये डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको उस टाइम पर लगाने रहेंगे। तो इसलिए आप जो भी है आपके वो संभाल के रखिएगा। और आपकी जो फोटो है कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आप पूरा चेहरा फ्रंट भी आई ओपन ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो है वो ब्लर और इलीगल फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो फोटो आप यहाँ पे यूज करेंगे वही फोटो आपको आपके जो बाद में आपको जब पड़ेगी, जब भी मांगेंगे तो आपको वही फोटो यहाँ पे यूज करनी है, इसलिए वो फोटो भी आप संभाल के रखिएगा। और यहाँ पे इन्होंने पूरी देखिए एग्जाम जो नोटिस जारी करते, पूरी गाइडलाइन जारी करते हैं, आप कैसे कपड़े पहन के आने रहेंगे, ठीक है। आपको लाइट कोट पहन के आने रहेंगे, हाफ स्लीव के होना चाहिए, उसमें कोई बड़ा बटन नहीं होना चाहिए, बूट बैज फ्लेवर आदि आपके नहीं होना चाहिए। ये आप स्लोअर ट्राउजर के है ना, स्लीपर सैंडल्स विद लो हील्स के अलावा है, शूज आर नॉट अलाउ है यहाँ पे। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये अलग अलग देखिए दोस्तों, ये तो हो गए नोटिफिकेशन में पूरी बातें अपन ने जो कर दी है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें दिल्ली गवर्नमेंट में, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे जो इनके साथ में जो एमओयू हो रखा है, जो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रखा है उसका लेटर भी इन्होंने साथ में अटैच किया हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा आपको ये नोटिस नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है 11/7/18 का, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अनुसार आपको नॉर्मलाइजेशन होगा एग्जाम के अंदर। और ये ओबीसी जो है उनको किस प्रकार से रिजर्वेशन मिलेगा दिल्ली गवर्नमेंट को, ये सबके इन्होंने लेटर यहाँ पे साथ में अटैच कर दिया ताकि किसी को किस प्रकार से कोई गलत फहमी ना हो। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए यहाँ पे ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है वैकेंसी से संबंधित या रिजल्ट से संबंधित वो आपके पास में समय समय पर लाता हूँ। तो जरूर वीडियो आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों आप करते रहिए तैयारी। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें मैं बता दूँ आपको, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपकी जो गवर्नमेंट है कहीं से कोई से भी स्टेट से होंगे आप, तो आप वहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हैं वो क्या कर लेते हैं, गैस कर पाते हैं इसको, जो पेपर जो पिछले पेपर है उनसे देख कर अनुमान लगा लेते हैं कि इस प्रकार का पेपर आपकी बार आएंगे तो उसके हिसाब से वो तैयारी कराते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। दिल्ली का सबसे बड़ा रीजन यही है यहाँ पे वैकेंसी खाली जाने का, इसलिए कि यहाँ पे जो जिस भी उम्मीदवार है उसके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, लो लेवल से लेकर उसके हाई लेवल तक की तैयारी, तो उसमें इसमें आसानी से पास हो जाता है। इसमें कि ये क्या करते हैं, कई बार तो अपर लेवल का दे देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हाई लेवल का, कई बार ये क्या कर देते हैं लो लेवल का यहाँ पे दे देते हैं पेपर। कई बार जैसे अभी बात करेंगे आप टीजीटी कुछ पार्ट टाइम एमएससी के देंगे, कई बार एमएससी एमएससी के दे देते हैं, कई बार बीएससी बीएससी के देते हैं, कई बार पता चला 10वीं बार के दे देते हैं लेवल। तो इस प्रकार से है कि आपको, इसलिए इसमें जिनकी सीटेट हो रही है वो बिल्कुल सभी आवेदन करें
पता चला कि आपकी पुरानी नॉलेज इसमें काम कई बार आ जाती है, इसलिए यहाँ पे बैकलॉग ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है हमेशा। और इसमें फिर पार्ट जो सब्जेक्ट का है वो क्लियर करना जरूरी है। जो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे जो करते हैं ये सब्जेक्ट में ही करते हैं। सब्जेक्ट में पता चला है कि अपर लेवल का दे देते हैं, कई बार ये लो लेवल यहाँ पे आ जाता है, इसलिए उसमें दिक्कतें होती है। अपना यहाँ पे ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट काम करते दिल्ली में, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस चीज को जज नहीं कर पाता कि किस प्रकार का आपके बारे यहाँ पे पेपर आएगा। इसलिए इसका आवेदन आप जरूर करें। अगर आपने सीटेट कर रखी है तो पता चला कि आपका भी यहाँ पे आवेदन आ सकता है, क्योंकि आपकी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो आपके यहाँ पे जरूर काम यहाँ पे आती है। तो ये था, इसमें मैंने सबसे बड़ा लॉजिक जो सीखा मैंने, क्योंकि मैंने जब से तैयारी करी थी इसकी तब लगा था कि ये आसान है, लेकिन इसका ये कई बार ये थ्योरी दे देगा बिल्कुल, कई बार ये न्यूमेरिकल दे देते हैं, या लो लेवल कभी हाई लेवल, तो इसमें आप जज कर नहीं पाते किस प्रकार से आप तैयारी करनी। इसलिए इसमें जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है उसकी इसमें नौकरी आसानी से यहाँ पे लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका कंसेप्ट था, इसलिए आपका जो भी मिलने वाला उससे जरूर आप आवेदन करवाइए, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहती है इसके अंदर। बैकलॉग का मेन सबसे बड़ा रीजन इसमें यही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने जो शुरुआत में आपसे वादा किया था उसके मुताबिक जो भी मैंने चीजें पॉइंट बताए थे, सभी पॉइंटों में मैंने कोशिश करी आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने की। अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो वीडियो जरूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन वीडियो देखने के बाद में शायद ही आपके मन में कोई क्वेश्चन यहाँ पे बचा होगा। ठीक है, और इनके एग्जाम देखिए, एग्जाम डेट की बात करूँ दोस्तों, तो इनकी एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट ये कई बार क्या करते हैं, जैसे आपकी एग्जाम मान लीजिए यहाँ पे लास्ट डेट 7 नवंबर रखी है, तो पता चला है 7 नवंबर के बाद में जैसे 8-10 नवंबर के आसपास एक चीज है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट यहाँ पे नहीं बढ़ती। दूसरी चीज ये है कि ये इनकी एग्जाम कब लेंगे ये भी अनसर्टिनिटी रहती है। कई बार तुरंत जैसे नवंबर है तो दिसंबर में एग्जाम ले लेंगे, और कई बार पता चला है कि साल भर भी एग्जाम यहाँ पे नहीं लेते हैं। इसलिए आप आवेदन इसका जरूर करके रखिएगा। इसका मेन रीजन यही है, इसमें बैकलॉग रहने का जो पेपर का, और दूसरा इनकी एग्जाम कब लेंगे इनकी अनसर्टिनिटी को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।